4.1 का हम लोगों ने पहला नंबर कंप्लीट कर लिया, ये हम लोग का दूसरा नंबर है 4.1 का, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें इसका हल नहीं निकालना है, द्विघातीय समीकरण निकाल करके इसको छोड़ देना है, ठीक है। द्विघात समीकरण निकाल के छोड़ देना है। चलो प्रश्न में क्या कहता है, देखो ध्यान से। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड समझते हो, जमीन, ठीक है। आयताकार, आयत के आकार का खेत। आयत क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, आमने सामने वाला भुजा बराबर, ठीक है। एक लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई होता है, ये हमारा आयत होता है। हम अगल बगल में बहुत सारे देखते हैं, ये हमारी कॉपी है, ये भी आयत है। किसी बुक को देखेंगे वो भी आयत होते हैं, एक चौकी को ले लेंगे वो भी आयत होता है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जितनी चौड़ाई है, चौड़ाई को 2 से गुना कर देंगे और उसमें हम एक जोड़ देंगे, इतना है उसकी लंबाई। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। खेत का क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलो, तो हमें नहीं मालूम इस खेत की आयताकार भूखंड का जो चौड़ाई है कितना है, ये हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। हल, माना कि खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई मान लिया कितना है, x मीटर है। चौड़ाई को हमने मान लिया x, ठीक है। तो लंबाई अपने आप निकल जाएगी, यहाँ लंबाई क्या हो जाएगी, इसमें कहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुना, तो चौड़ाई का दुगुना, चौड़ाई मेरा x है, x का दुगुना 2 से गुना कर देंगे, से एक अधिक, से एक अधिक और, यानी कि हम इसमें एक जोड़ देंगे। चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक हो गया, ये हमारा लंबाई हो गया, ठीक है। तो आयताकार खेत का हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम चल गया, और हमें क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा कि आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यही होता है ना, तो बस इसी को लिखना है। लंबाई हमारा कितना है, 2x जोड़ 1, ये हमारा लंबाई है, गुना चौड़ाई, चौड़ाई हमारा x है, हो गया। और ये हमको दिया हुआ है, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, है ना। 528 ये हम लोग का दिया हुआ है। क्लियर हो गया, ब्रैकेट को तोड़ दो, बन गया। आगे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या लगाएंगे, 2x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 और x को गुना करेंगे तो x हो जाएगा। इस 528 को बराबर की इस पार लेके आ जाओ, जोड़ में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। अब इधर में बराबर की इस पर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, मतलब 0 बच जाएगा। बस बन तो गया। यही तो है हमारा द्विघात समीकरण, नहीं है। और इस ये जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इसका हमें द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देना है, इसका हल नहीं निकालना है। लंबाई और चौड़ाई यहाँ नहीं निकालने के लिए बोला है। अगर निकालने बोलते तो आप लोग इसको गुणनखंडन विधि के द्वारा आप लोग निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग आगे अब लोग सीखने वाले हैं। चलो, जब सीख जाएंगे तो इसको आकर के दोबारा से आप लोग बना लेना, लंबाई और चौड़ाई निकाल लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, बस यही लिख लेना है। अतः ये जो ये ठीक है, यह दिए गए स्थिति का द्विघात
समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत? बस इतना करके हमें छोड़ देना है, अब आगे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, इसमें कुल 4 प्रश्न है, जिसमें से पहला हो गया, 3 और है, उसको भी हम लोग बना के कंप्लीट करेंगे। दूसरा में दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत बोले तो लगातार, है ना, एक के बाद दूसरा। अब अगर हम 1 बोलेंगे तो 1 के बाद क्या होगा? 2 होगा। अगर 2 बोलेंगे तो 2 के बाद क्या होगा? 3 होगा, है ना। तो यहाँ हमें नहीं मालूम पहला पूर्णांक कौन सा है, नहीं मालूम, तो हम पहला पूर्णांक को मान लेंगे x। तो पहला जब x होगा तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? x जोड़ 1 हो जाएगा, ये ना होगा जी, 1 ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ये 2 1 ज़्यादा है, 2 से ये 3 1 ज़्यादा है। जाहिर सी बात है अगला जब बात करेंगे तो वो 1 ज़्यादा होगा पहले से, है ना। पहला अगर x है तो दूसरा x जोड़ 1 हो जाएगा। नहीं, अगर हम पहला पूर्णांक को 4 लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? 4 में हम 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 4 5, ये क्रमागत हो गया, क्रम से हो गया। आई समझ में? बस तो इसी को हमें यहाँ लिखना है, मान लेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्योंकि ये जोड़ वाले संख्याओं की बात हो रही है ना, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं, घटा वाला नहीं, धनात्मक पूर्णांक। क्या क्या ले लेते हैं? पहला हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा x जोड़ 1 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? मान लिया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x जोड़ 1 है। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब प्रश्न में क्या कहा है उसके अनुसार हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि इन दोनों ही संख्याओं को गुना करेंगे तो 306 हो जाएगा, यानी x गुना x जोड़ 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 306। ये प्रश्न में हम लोग का दिया हुआ है ना। बन तो गया। पुनः इसको क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे, x गुना x करेंगे कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, x गुना 1 करेंगे x हो जाएगा। इस 306 को बराबर किस पार लेके आ जाओ? जोड़ में, इस पार आके घटा में हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा? कुछ नहीं, मतलब 0 बन गया। यही तो हमारा है द्विघात समीकरण। नहीं, इसको भी वही लिखना है जिस तरह से हमने पहला नंबर में लिखा था, यहाँ भी लिखेंगे। अतः यह दत्त स्थिति, दत्त लिखो या फिर दिए गए लिखो, कोई बात नहीं, एक ही, दत्त का मतलब वही होता है ना, दिए गए स्थिति, ठीक है, का द्विघात समीकरण है। ठीक है, बन गया, ज्यादा कुछ नहीं है। अगला तीसरा प्रश्न में है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। कहता उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद जो है दोनों का गुणनफल हो जाएगा 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें नहीं मालूम रोहन की आयु कितनी है, मालूम है? नहीं मालूम तो मान लेंगे, लिखेंगे हल। माना कि रोहन की उम्र, रोहन की उम्र, वर्तमान उम्र है ना, कितना है? x वर्ष मान लेते हैं। तो रोहन की उम्र अगर x वर्ष है तो रोहन की माँ की उम्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ की उम्र क्या हो जाएगा?
रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन का है एक्स है, एक्स में हम 26 जोड़ देंगे, है ना। मान लेते हैं अगर रोहन का उम्र अभी 10 साल है, तो रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा, 10 में हम 26 जोड़ देंगे, है ना। 10 में 26 जोड़ देंगे तो 36 साल हो जाएगा। नहीं, चूंकि हमें नहीं मालूम रोहन का उम्र कितना है, तो एक्स साल मान लिया, तो रोहन की माँ का उम्र हो गया, रोहन की उम्र में 26 साल जोड़ देंगे। ये हमारा रोहन की माँ का उम्र हो गया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, हाँ देखो, अब से 3 वर्ष बाद, अभी रोहन का उम्र x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 साल इसमें जुड़ जाएगा। नहीं, रोहन की माँ का उम्र अभी है x जोड़ 26 साल, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 साल जुड़ जाएगा। अभी अगर कोई 15 साल का है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा जी, 18 साल का हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x जोड़ 3, ये रोहन का उम्र हो जाएगा 3 साल बाद, और ये x जोड़ 29 साल, x जोड़ 29 ये हो जाएगा रोहन की माँ का उम्र 3 साल बाद। ठीक है, अब कहता है इन दोनों के उम्रों का गुणनफल, इन दोनों के उम्रों को अगर हम गुना करते हैं, यानी x जोड़ 3 और x जोड़ 29 को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये हम लोग का प्रश्न में दिया हुआ है, बस इसी को लिखना है। आई समझ में? तो यहाँ लिखेंगे x जोड़ 3 और x जोड़ 29 बराबर 360। समझ में आया ये x जोड़ 29 कैसे आया? x जोड़ 3, चूंकि 3 साल बाद, अभी है x साल, तो 3 साल बाद x जोड़ 3 साल, अभी रोहन की माँ का उम्र है x जोड़ 26 साल, तो 3 साल बाद x जोड़ 29 साल हो जाएगा, और 3 साल बाद इन दोनों ही के उम्रों का गुणनफल, तो दोनों के उम्रों को गुना करेंगे तो मिलेगा 360। ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। ओके, क्लियर यहाँ तक? बस यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे तो बन गया। अब इसको गुना करना है और लिखना है। या चलो अब क्या करेंगे हम लोग, या तो इसको डायरेक्ट कर दो, x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये ऐसा है, x जोड़ a x जोड़ b के रूप का है। चलो अगर ज़्यादा सूत्र समझ में नहीं आता तो ऐसे ही कर ले, डायरेक्ट मत करो, गुना करके ही रख दो। x और 29 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 29x हो जाएगा। पुनः 3 से दोनों को गुना करें, 3 और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3 और 29 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 तिया ये हो जाएगा 87, 87 होगा ना जी। 9 तिया 27 का 7, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया 360। आगे बढ़ाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर 29 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक स्टेप थोड़ा सा आगे कर लो। देखो इस 360 को बराबर की इस पार लेके आएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 87 जोड़ में है और ये 360 इधर जाएगा, आएगा तो घटा में हो जाएगा, है ना। तो 360 में से हम 87 को घटा देंगे, 10 में से 7 चला जाएगा, 3 बचेगा, 5 से 8 नहीं घटेगा, 15, 15 में से 8 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, और यहाँ 2 बच जाएगा। चूंकि 360 से घटाएंगे, 360 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लगाएंगे, यानी यहाँ हो जाएगा घटा 273, बराबर की इस पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बच जाएगा। एक स्टेप को कम कर दिया, राइट। ठीक है, आया समझ में? इस 360 को बराबर की इस पार लेके आएंगे, घटा हो जाएगा, तो 360 में से हम 87 को घटा देंगे, राइट। बस हो गया, यही तो हमारा है, क्या है, द्विघात समीकरण। इस स्थिति का ये द्विघात समीकरण, चूंकि हमें हल करना नहीं है ना, यहाँ द्विघात समीकरण निकाल करके छोड़ देना है, तो यहाँ भी लिखेंगे अतः यह दत्त स्थिति का द्विघात
समीकरण है। ठीक है, एक और बच गया, इसको भी क्लियर कर लो, तब ये दूसरा नंबर खत्म। ये हमारा है चौथा नंबर। चौथा नंबर में कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक समान स्पीड से ये गाड़ी चलती है और 480 किलोमीटर सफ़र करती है। ठीक है, स्पीड क्या है? एक समान। कहते यदि इसकी चाल यानी कि स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अगर स्पीड हम घटा देते हैं, कितना घटा देते हैं? 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा देते हैं, जैसे मान के चलते हैं जहां 1 घंटे में गाड़ी 48 किलोमीटर चलती थी, वहां 1 घंटे में गाड़ी अब 40 किलोमीटर चलेगी। 8 किलोमीटर कम हो गया। तो कहता है उसी दूरी को, किस दूरी को? 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, स्पीड अगर कम हो जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। आया समझ में ना? हमें नहीं मालूम रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है ना? यहाँ लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की एक समान चाल, एक समान चाल, चाल मतलब स्पीड, किस स्पीड में गाड़ी चलती है। तो ये हो जाए, मान लेते हैं वो x किलोमीटर चलता है 1 घंटे में प्रति आवर। ये ऐसे ऑब्लिक देने का मतलब उसको बटा बोलते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल हम लोगों ने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना चलती है वो? x किलोमीटर। और कुल दूरी वो तय कितना क्या है? यहाँ लिख लो, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। ठीक है, हमें यहाँ चाल दिया हुआ है, हमने चाल मान लिया, दूरी हम लोग का दिया हुआ है। अब हम ये निकाल लेते हैं कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगा होगा, है ना? जैसे कि हम यहाँ जानते हैं चाल यानी गाड़ी की स्पीड किसको कहते हैं? दूरी बटा समय को। कितनी दूरी वो तय किया और कितने समय में तय किया, है ना? जैसे x किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये हमारा दूरी हो गया और ये समय हो गया। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बस इसी को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, समय को इस पार लेके आ जाओ, ठीक है, और आप इस चाल को इधर लेके आ जाओ, दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब आप ये याद रखना, समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूरी बटा चाल कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगा होगा। तो यहाँ लिख लो 480 किलोमीटर, है ना, दूरी तय करने में लगा समय। कितना समय लगा होगा? तो चाल, दूरी बटा चाल, दूरी हमारा कितना है? 480 किलोमीटर, है ना, और चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 480 बटा x ये घंटा हो जाएगा। समझ में आया? ये कैसे? यहाँ देखो ऊपर 480 किलोमीटर ये दूरी हो गया
और बटा में है चाल। चाल हमारा कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, बटा में ये घंटा, तो ये किलोमीटर कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, यानी 480 बटा x घंटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, यानी 480 किलोमीटर दूरी करने में रेलगाड़ी को 480 बटा x घंटा लगा है। क्लियर? चलो, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। अब अगला जो सवाल ये है कि रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जब हम स्पीड को कम कर देंगे तो वही दूरी तय करने में रेलगाड़ी को समय तो लगा होगा। यहाँ लिख लो, एक ही बार में लिख लो, चाल 8 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा कम होने पर 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय। अब देखो गाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया है ना। जहां गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, अब वहां जो स्पीड हुआ कितना हो गया, x घटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में x घटा 8 किलोमीटर हो गया उसकी स्पीड, यानी 8 किलोमीटर घट गया। दूरी तो वही है, दूरी वही है, तो अब इसको 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। जहां x की स्पीड से चल रहा था तो उसको समय लगा था 480 बटा x, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 480 बटा x घटा 8 घंटा नहीं हो जाएगा। समझ में आया। ये x हमारा क्या है, चाल है, ये x घटा 8 क्या है, हमारा रेलगाड़ी की चाल है। जब 8 घंटा चाल जब कम हो जाए तो दूरी वही, चाल घट गया, तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। तो दूरी हमारा 480 किलोमीटर और चाल हमारा है x घटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 480 बटा x घटा 8, ये इतना घंटा हमारा हो जाएगा। जब गाड़ी की चाल 8 घंटा प्रति किलोमीटर कम हो जाए तो सफ़र करने में लगेगा। आया समझ में। ये हो गया 480 बटा x घटा 8 घंटा। इतना समझ में आया। जब गाड़ी x की स्पीड से चल रही थी तो उसको समय लगा 480 बटा x घंटा। जब गाड़ी की स्पीड घट गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो अब उसी दूरी को तय करने में जो समय लगेगा 480 बटा x घंटा, x घटा 8 घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये दोनों ही समय है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो समय है ज़्यादा है और ये समय कम है। ये जो समय है 3 घंटा ज़्यादा है। प्रश्न में कहा है ये जो समय है 3 घंटा ज़्यादा है और ये 3 घंटा कम है, क्योंकि यहाँ स्पीड कम हो गया है। स्पीड अगर कम हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ समय ज़्यादा लगा है। यहाँ लिखेंगे, देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा है कि स्पीड जब घट गया तो 3 घंटा समय ज़्यादा लग, मतलब इसमें इससे ये 3 घंटा ज़्यादा है, या ये कहें कि इससे अगर हम इसको घटा दें तो 3 बच जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। 480 बटा x घटा 8 घटा 480 बटा x बराबर 3। ये भी समय है, ये भी समय है। गाड़ी जब x की स्पीड से चल रही थी तो इतना समय लगा,
वहीं जब स्पीड इसका घट गया तो इतना समय लगा। ये समय ज़्यादा है और ये समय कम है। समझ में आई बात? तो ये कितना ज़्यादा है? ये 3 ज़्यादा है, इससे ये 3 ज़्यादा है। मतलब हम इससे इसको घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। नहीं समझ में आया? हम कहेंगे 7 और 10 की बात करेंगे। 7 से ये 10 3 ज़्यादा है, तो हम 10 में से अगर 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा ना, है कि नहीं? 10 से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, क्योंकि 7 से 10 3 ज़्यादा है ना? वही बात इससे ये जो समय लगा है, इससे ये 3 घंटा ज़्यादा है, ये 3 घंटा ज़्यादा है, तो हम इससे इसको घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। जाहिर सी बात, ये भी समय, ये भी समय, ये भी समय, ये सारे के सारे समय ही है। क्लियर? बस बन गया। अब इसको आप लोग का काम है, कर सकते हो। अब क्या करना है? सिंपल सा, इन दोनों का लॉसो लेंगे, है कि नहीं? लॉसो लेते हो ना, इसका और इसका हम क्या करेंगे? लॉसो लेंगे। तो लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा? यही रह जाएगा। जैसे कि यदि आप लोगों को लॉसो लेने के लिए अगर नहीं आता है तो देख लो। 5 बटा अगर 7 है घटा 5 बटा अगर 3 है, तो आप क्या करोगे? लॉसो लोगे ना जी। 7 और 3 का लॉसो लोगे, 7 या 21 हो जाएगा। 7 गुना 3 करोगे तो ठीक उसी तरह से यहाँ दोनों का लॉस हो जाएगा x घटा 8 गुना x। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? 5 और 3 को गुना करोगे, 5 या 15, तो ठीक उसी तरह से 480 गुना x करेंगे तो 480 x हो जाएगा। क्लियर? घाटा है घाटा, फिर क्या करोगे? 5 और 7 को गुना करोगे, ठीक उसी तरह से 480 और इसको गुना करना है, ये हो जाएगा 480 x घटा 8 बराबर 3। क्लियर यहाँ तक? चलो थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा? तोड़ दो इसको एक बार, अगर समझ में नहीं आएगा ज़्यादा तो। क्या हो जाएगा? 480x घटा 480 गुना x करेंगे तो ये 480x, उस घटा गुना घटा करेंगे जोड़ हो जाएगा। 480 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 चौका 32, 6 32 और 6 38 हो जाएगा। नहीं, बटा में इन दोनों को भी कर देंगे। x गुना x करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 8 गुना x करेंगे 8x हो जाएगा, बराबर 3 हो गया। यहाँ देखो 480x ये जोड़ में और ये 480x घटा में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? चलो अब इसको उधर लेके चले जाओ। या क्या हो जाएगा? यहाँ तो बच गया, यहाँ अकेले 3840 बच गया। इन सब को उधर लेके चले जाओ। ये बटा में है, भाग में है, तो 3 के साथ गुना हो जाएगा। गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर घटा 8 तिया 24x हो गया। क्लियर? हो गया। अब आप एक काम करो, इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो इधर क्या बच जाएगा? 0। इधर क्या बच जाएगा? 0। बस ध्यान में रखो कि इधर 0 रखो या इधर 0 रखो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर घटा 24x, और ये इसको इधर लेके गए तो घटा में हो जाएगा, चूंकि ये जोड़ में है तो घटा 3840 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसको आप इधर रखो या इधर रखो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। है ना? बस यही देखो, हाँ ये 3 से कटने वाला है, कट सकता है, 3 से सब कट जाएगा। 3 का पहाड़ा में 3 एका 3, 3 8 है 24, 3 एका 3, 3 दूनी 6 बच गया 2, 2 पर 4 24, 3 8 है 24, है ना? और 0 बटा 3 0 हो जाएगा, है ना? तो अब ये जो हमारा है ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इसके नीचे भी आप लोग लिख लोगे, क्या लिख लोगे? अतः
यह जो है, अतः यह दत्त स्थिति का द्विघात समीकरण है। लिख लोगे, काम हो गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, चलो इसको उतार लो फटाफट से।